ओके, तो करते हैं शुरुआत आज की। लाइव अपडेट अभी अभी आई है। क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम 4 मई से स्टार्ट होंगे। तो 4 मई से अगर वो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आपका एग्जाम भी अप्रैल के आसपास मान के चलना कि ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज की जो शुरुआत है वो आपकी होती है आगे के कुछ टॉपिक से। तो सबसे पहले हम खत्म करेंगे, उसका नाम है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, इस तरीके से करके दो फंक्शन होते हैं। तो पहला है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन और बड़ा सिंपली हम इसको इलेबोरेट कर सकते हैं कि जो स्टेट फंक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। ठीक है ना, डजंट मैटर कि वो कैसे वो स्टेट अचीव हुई है, बट ये जस्ट डिपेंड करेगा कि स्टेट क्या है। जैसे मान लो आप किसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर खड़े हुए हो। अब मान लो किसी बिल्डिंग में पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, 4th फ्लोर पे खड़े हुए हो। तो आपकी स्टेट जो है ना वो है आप 4th फ्लोर पर हो। डजंट मैटर कि आप 4th फ्लोर पर कैसे गए, क्या आप स्टेयर से गए थे, क्या आप 4th फ्लोर पर लिफ्ट से गए थे, ये डजंट मैटर। स्टेट क्या है कि आप यू आर स्टैंडिंग एट द 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, स्टेट ये है। पाथ फंक्शन क्या होता है, वो पाथ पे डिपेंड होता है कि ये स्टेयर से है, लिफ्ट से है। जैसे मान लो एक बीकर का जो पानी है इसका टेम्परेचर नोट किया गया, इसका टेम्परेचर पानी का वो है आपका 60 डिग्री सेल्सियस। अब स्टेट क्या है कि इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। डजंट मैटर कि आपने ये पानी गर्म कैसे किया, आपने बर्नर से किया, आपने गैस से किया, आपने किसी लकड़ी से किया, इसको जला के गर्म, डजंट मैटर, पाथ पे डिपेंड होता ही नहीं। स्टेट क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इनसाइड द बीकर इज 60 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेट फंक्शन है। अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है उसमें सीख लेते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को। फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे के जो टॉपिक हैं उनको। तो सबसे पहले हमारा है स्टेट फंक्शन। और वो क्या है स्टेट फंक्शन, हमने कल ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी खत्म हो गया हमारा। प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस में भी कई प्रोसेस खत्म होगी। अच्छा, अब इसके बाद एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आज हम पहला जो लॉ है वो भी करेंगे। एंट्रोपी ये भी रहती है इसकी अभी आगे। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन जल्दी से अंडरलाइन करना अपनी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है उम्मीद है ये इंक्लूड किया गया होगा इसमें। 3rd है, 2 है, ऑर्गेनिक 1 है, फोर है, 6 भी है चलो हमारे पास। तो जल्दी से इसमें अंडरलाइन करो ताकि हम फिर आगे इसमें चल पाए। ये देखो अभी तक हमने एनसीईआरटी में जो जो चीजें खत्म की है उसमें एक तो ये सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, ये सिस्टम है, सराउंडिंग है, ये खत्म हो गया। उसके बाद ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ये खत्म हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम खत्म हो गया। स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ द फंक्शन में एक तो होता है स्टेट फंक्शन, इसी को कहते हैं स्टेट वेरिएबल। ठीक है, और एक होता है आपका स्टेट वेरिएबल, एक होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मैं एक अच्छी सी डेफिनेशन जो स्टेट फंक्शन की है वो आपको लिखवा देता हूँ, आपके जो नोट्स में है ये अवेलेबल होगी।
तो अपने जो नोट्स है उनको निकाल के अच्छी तरह से बैठ जाओ, ताकि हम एक सीरीज में, कोई चीज छोड़े ना इसकी, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए, फिर मिला के एक सीरीज में इनको खत्म करें। चैप्टर नंबर 6 के जो भी नोट्स आपको मिले हुए हैं, और जो जो नोट्स नहीं मिले हुए हैं वो मेरे को बता देना, अभी मैसेज सेंड कर दो, मैं वो सारे नोट्स जो है आपके पास सेंड करवा दूंगा। कोई भी ऐसा नोट जो आपके पास अभी तक नहीं है, मेरे पास मैसेज करो, मैं उसको ग्रुप में सेंड करवा दूंगा आज की क्लास में ही। स्टेट फंक्शन, a state function is a property of the system whose value depend only upon the state of the system, does not depend upon the path of the system, path by which state is reached। इसका मतलब जो स्टेट पे डिपेंड हो, और कौन कौन सी स्टेट फंक्शन की जो वेरिएबल होते हैं वैसे तो इन्होंने दे रखा है, एक तो है प्रेशर, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर, ये स्टेट पे डिपेंड होते हैं। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो होते हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम में, सिस्टम पे, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच द स्टेट इज रीच्ड। ठीक है, स्टेट पे डिपेंड करती है। कौन क्या क्या हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, और एंथैल्पी भी इसी में इंक्लूडेड होती है। एंथैल्पी का मतलब है डेल्टा एच या फिर एच, मैं नॉर्मली लिखा हूँ एच। तो डेफिनेशन में दोबारा रीड कर रहा हूँ, स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बाय विच द स्टेट इज रीच्ड। इसे कहते हैं स्टेट फंक्शन, इसी का उल्टा हो जाएगा पाथ फंक्शन। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था तो इसलिए इतनी चर्चा हुई है इसकी, नहीं तो इतनी चर्चा होती नहीं स्टेट फंक्शन के बारे में। तो उम्मीद है स्टेट फंक्शन के लिए आप प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंथैल्पी ये याद रखोगे, PTVH। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू सारा समझ में आ गया होगा स्टेट फंक्शन होता क्या है। और आगे चलते हैं। अब इससे आगे जो हमारे आज के जो टॉपिक है स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, यहाँ से आगे हमारे जो टॉपिक है वो वर्क पे चलेंगे। और आज की क्लास थोड़ी सी समझने लायक क्लास है, तो ध्यान से इस पे देखना क्या क्या चीज है। एनर्जी जब एक्सचेंज होती है तो वो दो फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ये बात सच है। एनर्जी जब एक्सचेंज होती है तो वो दो तरीके से एक्सचेंज हो सकती है। एक तरीका है हीट, जिसको हम क्यू बोलते हैं, ऐसे एक्सचेंज हो सकती है हीट की फॉर्म में। जैसे ऐसे रब करोगे आप हथेली को, तो यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और एक हीट दूसरी हीट में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर होती है, ये बात सच है। ये सच है कि हीट एनर्जी होती है और वो ट्रांसफर होती है, कोल्ड एनर्जी नहीं होती। अच्छा, दूसरा है वर्क, W। वर्क की फॉर्म में भी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो सकती है, जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो वर्क यहां से शुरू होता है। वर्क फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, स्प्रिंग वर्क, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आपने। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी को कहते हैं वर्क। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, अब मैकेनिकल वर्क जो है वो इसमें दिखाया गया है किस तरीके से। नॉर्मली वर्क सभी ने देखा होगा भाई, फोर्स इनटू में डिस्टेंस को कहते हैं वर्क। आप कितने सामान पर कितना फोर्स लगा रहे हो और उसने कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम वर्क। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी तय कर ली, तो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, और कितना आपने इस पे फोर्स लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल वर्क। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की टर्म में और थर्मोडायनेमिक की टर्म में सीखना चाहो, तो यहाँ जो वर्क है आपका मैकेनिकल वर्क जो है वो आपका होता है क्या, -P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। अब आप सोचोगे यार क्या है ये अजीब सी फॉर्मूला, लेकिन ये बहुत आसान फॉर्मूला है। अभी देखना ये पूरा इलेबोरेट होता है किस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैकेनिकल वर्क है यहाँ के खेल के हिसाब से।
ठीक है, P इंटू डेल्टा वी। कैसे कैसे है देखते हैं। माइनस का P इंटू डेल्टा वी को समझा जा सकता है दो तरीके से, एक एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन के तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ लेफ्ट में जो लिख रहा हूँ ये है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो इसे लिख रहा हूँ एक्सपेंशन, फैलना, और एक होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है, और एक ये डायग्राम है जो हमें बहुत इजीली इसको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। इस डायग्राम से हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये देखो, ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, और इस पिस्टन में ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन यहाँ ऐसे लगाया हुआ है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, और ऊपर कुछ प्रेशर है। ठीक है, इसे P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर के नाम से मैं बोल रहा हूँ, P एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल बाहर से लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ गैस है, जाहिर सी बात है गैस है तो यार गैस भी तो अंदर से प्रेशर अप्लाई करेगी, तो ये यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही है पिस्टन पे। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है, अगर मान लो अंदर की जो गैस है इसका प्रेशर ज्यादा है तो वो इस पिस्टन को यहाँ तक धका सकती है। तो ये जो यहाँ तक की दूरी आई है इसको हम बोलेंगे डेल्टा एल, एल मीन लेंथ, डेल्टा एल, ये यहाँ तक की लेंथ है जो डिस्प्लेस होगी है। ठीक है, अच्छा बाकी आपको कुछ दिमाग में नहीं डालना है, बस इतना दिमाग में डालना है, डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है, माइनस का P डेल्टा V। क्लियर। अब यहाँ पर दो केस हमारे सामने है, एक्सपेंशन के और कंप्रेशन के। अब एक एक करके दोनों पे पूरा फोकस लगाना, एक्सपेंशन पे और इस पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नॉर्मली, सबसे पहले एक्सपेंशन यानी गैस एक्सपेंड कब करेगी, जब डेल्टा V जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो ये देखो, ये पहले वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम इतना सा था, यहाँ तक का वॉल्यूम था। ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ गया ना, ये वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो गया ना, तो हम कहेंगे कि ये गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, और डेल्टा V जो है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अच्छा वर्क, वर्क नेगेटिव, यहाँ वर्क जो है वो नेगेटिव है, यानी यहाँ पर जो वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पर वर्क कर कौन रहा है, गैस वर्क कर रही है, बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है। अगर आप ऊपर से दबाव डालोगे, प्रेशर डालोगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑन द सिस्टम। एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब गैस वर्क कर रही है। ऑन द सिस्टम डालोगे तो अब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव एवरी टाइम। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। दोनों को अगर हम फॉर्मूले में लिखें, इस फॉर्मूले में रखें, तो आंसर क्या आएगा आपका, W इज इक्वल टू माइनस का P डेल्टा V। डेल्टा V अगर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है डेल्टा V, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, प्रेशर कम ज्यादा नहीं है, प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट है फिलहाल। तो ये आंसर W का क्या आएगा, ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव आएगा अगर डेल्टा V पॉजिटिव हो जाए तो। अब सोचो डेल्टा V नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी गैस ने वर्क किया है, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। ठीक है, और एनर्जी ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ गैस क्या कोई सोच समझ के बता सकता है मुझे, कि अगर यहाँ पर गैस एक्सपेंड होगी तो अब उसकी एनर्जी एक्सपेंड होने के बाद, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, एक्सपेंड होगी गैस। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया, डेल्टा V पॉजिटिव हो गया। तो अब बताओ अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा, लेस और मोर, एनर्जी में क्या बदलाव आएगा, लगाओ दिमाग। अगर ये एक्सपेंड हो गई तो एनर्जी में क्या बदलाव आएगा, एनर्जी लेस और मोर। प्रिंस, वेरी गुड, प्रिंस का जवाब सही है। और कोई, हिमांक बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गीतिका सही है, शशांक सही है, भाई इनका जवाब बिल्कुल सही है यार। बड़ी सोचने वाली बात है, आप एक गैस को लो और आप उस गैस को किस में रख रहे हो,
एक छोटी सी डोली में गैस को बंद कर रखा आपने, 1 मोल गैस को, अब उसकी एनर्जी ज्यादा है। या एक बड़ी सी डोली लो और उसमें उतनी ही गैस, 1 मोल गैस डाल लो। गैस कहाँ पर रिलैक्स है, बड़ी डोली में गैस रिलैक्स है, छोटी डोली में गैस बेचारी छोटी सी जगह है, एक दूसरे ज्यादा तेजी से टकरा रहे हैं वो, ठीक है ना, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी। जैसे ही आप एक्सपेंशन की बात करते हो, एक्सपेंड होती है ये, आपका पिस्टन ऊपर की तरफ सरकता है, तो जो गैस है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, कम होगी, लेस। ठीक है, चलो कंप्रेशन की बात करते हैं। कंप्रेशन ऊपर से क्या डालते हैं हम, दबाव डालते हैं। दबाव डाल के हम इसका वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की जगह में क्या लिखूंगा, वॉल्यूम डेल्टा भी जो चेंज हुआ है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव वॉल्यूम होने से अगर एक बार फॉर्मूले में रखो, माइनस का पी डेल्टा भी फॉर्मूले में रखो, अगर ये नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी डब्ल्यू की, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का सीधा सीधा मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, मेरे को ग्रीन कलर यूज करना चाहिए था भाई, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो है आपका नेगेटिव, और यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो है आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है पॉजिटिव। आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो। अब बेचारी गैस क्या होगी, जब वॉल्यूम कम हो गया तो गैस पास पास आ गई, रिलैक्स नहीं रही वो, तो एनर्जी ऑफ गैस जो है हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगी आपकी, मोर, ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ये तो दोनों डिफरेंस थे आपके कंप्रेशन और इसको लेकर, कंप्रेशन और एक्सपेंशन को लेकर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपका, नॉर्मली एक फॉर्मूला हमने और ऐड कर दिया, वो है माइनस का पी डेल्टा वी, ये आपका डब्ल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर इसकी डेरिवेशन की बात करो तो बड़ी आसान बच्चों वाली डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन क्या है वो देखना कैसे आया, ये माइनस का पी डेल्टा वी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो नॉर्मली एक्सपेंशन का अगर केस लिया जाए, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, तो सभी को पता है डब्ल्यू क्या होता है भाई, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर अपॉन में एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ओके, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, पी प्रेशर इनटू में एरिया, और डिस्टेंस यहाँ पर क्या ले रखा है आपका, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल। अब सभी को पता है कि प्रेशर और एरिया, एरिया का मान लो फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा भाई, मीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया ना। तो सीधा सीधा हम ए इंटू डेल्टा एल की जगह क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में बदलाव, पी डेल्टा वी। अब एक्सपेंशन के केस के लिए हम पहले ही इसको देख चुके हैं, एक्सपेंशन के केस के लिए ये वैल्यू जो है वो पी डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो डब्ल्यू की क्या होती है, माइनस, तो यहाँ पर इसको एक्सपेंशन के लिए माइनस का पी डेल्टा वी हम लिखेंगे, ठीक है। कंप्रेशन के केस के लिए यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव में, ठीक है, कंप्रेशन के लिए, और एक्सपेंशन में माइनस की वैल्यू होगी। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये माइनस का पी डेल्टा वी, क्योंकि 11th में हम सारा एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं, तो माइनस का पी डेल्टा वी आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। और इसका भी मतलब मैं बता देता हूँ, कई बच्चे पूछते हैं सर इसमें पी एक्सटर्नल का क्या मतलब हुआ, पी एक्सटर्नल, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर नहीं है, ये बाहरी प्रेशर को दिखाया गया है जो ऊपर लगा हुआ है प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। ये हो गया आपका। इन केस प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, और ये दो चीजें आपकी सामने आएंगी, इन दोनों फॉर्मूले को मैं पहले लिख देता हूँ। W इज इक्वल टू ये आने वाली है माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, और अगर हम कभी इसकी डेरिवेशन करें तो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन की जाएगी, यहाँ पर आएगा आपका V2 और यहाँ V1, और यहाँ आपका DV, DV का मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जब आएंगे जब देखेंगे, फिलहाल तो ये नहीं है, ये जो पोर्शन है अभी तक एक ही फॉर्मूला हुआ है, और उम्मीद है वो आपको आसान भी लगा होगा, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें।
आगे चलते हैं, ये आ गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, पहला लॉ थर्मोडायनेमिक का, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना, वो डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। अच्छा, जस्टिफिकेशन क्या है इसकी, तो जस्टिफिकेशन को ध्यान से देखना, जस्टिफाई करके दिखाओ इसको। तो मान लो पहले एक सिस्टम था, उसकी वैल्यू थी, इसमें कोई गैस है और यहाँ पर इसकी U1 वैल्यू, U किसको कहते हैं, किस यूनिट का नाम U है, चैट सेक्शन में बताओ भाई, U क्या था, U कल की क्लास में U डिस्कस हुआ था, गीतिका वेरी गुड, शशांक ठीक है, एनर्जी को कहते हैं U। तो मान लो गैस की जो एनर्जी है वो है आपकी U1, आपने इसको ना थोड़ा सा गर्म कर दिया, हीट सप्लाई की इसमें, और ऐसा करने पर जो वैल्यू बनी वो क्या बन गई, अब पहले U1 थी, अब जो वैल्यू हुई है इसकी वो क्या होगी, गैस वही है। अब हीट करोगे तो यार ये बेचारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिगजैग मोशन में और तेजी से टकराएगी, तो ये क्या हो जाएगी U2, अब ये U1 की जगह क्या होगी U2। आपने इस पे थोड़ा वर्क भी किया, वर्क, ठीक है, इसको लिक्विड मान के चलोगे तो और जल्दी आसान से समझ में आ जाएगा। मान लो ये लिक्विड है, आपने इस पे हीट करा, थोड़ा गर्म हो गया लिक्विड, U2 एनर्जी होगी, थोड़ा वर्क भी किया, अब इसकी एनर्जी जो हुई है वो क्या होगी, वर्क करने के बाद ये और अच्छी तरह से हम इसको ऐसे समझ पाएंगे। ये देखो, पहले एनर्जी क्या थी U, हीट करा तो ये क्या हो गया आपका U1 प्लस हीट, अब आपने वर्क भी कर दिया तो अब क्या हो गया, ये U1 प्लस हीट प्लस वर्क इज इक्वल टू, अब ये कन्वर्ट होगी U2 में। ठीक है, अच्छा वर्क कैसे करते हैं ये भी आप एक बार चेक कर लो, पता लग जाएगा। मान लो ये एक लिक्विड है, आपने लिक्विड को जो एक मशीन होती है, ग्राइंडर जिसे को बोलते हैं, ग्राइंडर में डाला, मशीन को चला दिया, में पैडल होते हैं उसमें, आपको याद है ये जो दही है उससे शीत बनाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राइंडर जो मशीन होती है, मिक्सर, उसमें इसको घुमा दिया, और पहले नोटिस किया कि लिक्विड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर इसको ग्राइंडर में घुमाया बहुत तेजी से, मिक्सर होता है उसमें घुमाया, तो क्या अभी भी इस लिक्विड का टेम्परेचर 10 डिग्री रहेगा, आंसर दो, क्या अभी भी लिक्विड का टेम्परेचर 10 डिग्री ही रहेगा, या फिर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। विनीत, शशांक, बिल्कुल ठीक, यानी वर्क करने पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, यानी वर्क करने पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये नहीं कि सिर्फ आपने हीट कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मैं यही समझा रहा हूँ कि वर्क भी कुछ ना कुछ होता है, ये ऐसा नहीं कुछ होता ही नहीं। तो आपकी वैल्यू अब क्या बन गई, Q1 प्लस U1 प्लस Q प्लस में W इज इक्वल टू U2। अब U1 प्लस Q प्लस W इज इक्वल टू U2, U1 को वहां सेंड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1, यानी चेंज इन एनर्जी। पहले इस लिक्विड का टेम्परेचर 8 डिग्री था, फिर 10 डिग्री हो गया, अब 12 डिग्री हो गया, तो बताइए कितना कितना डिग्री टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूँ। एनर्जी पहले 8 जूल मान लो, जूल ये अच्छी रहेगी, 8 जूल की एनर्जी थी, 10 जूल की एनर्जी होगी, अब उसकी एनर्जी 12 जूल की होगी। इसका मतलब ये हुआ कितना डिफरेंस आया, 12 में से 8 को माइनस कर दो, यानी U2 में से U1 को माइनस कर दो, आंसर आया 4 जूल। तो 4 जूल को आप क्या कहोगे, 4 जूल क्या है, 4 जूल चेंज इन एनर्जी है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q हीट है, W वर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वर्क भी
कैसे किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ आते हैं। और न्यूमेरिकल सेक्शन से पहले ये चार बातें आराम से अपना लिख लेना, इनको छोड़ना नहीं है। ये चार बातें कौन कौन सी है? नंबर 1, पहली बात आप जानते हो, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम जो है ये होता है क्या? नेगेटिव, अगर सिस्टम खुद वर्क करे तो। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। ठीक है, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, तुमने एक पानी में गरम गिलास, इसमें गर्म पानी डाल दिया इस गिलास में, और इसको आपने कमरे में ले जाके छोड़ दिया। जब आप इसको गर्म करके लाए थे तो इसका टेम्परेचर 70 डिग्री था। आपने, अभी सर्दियां चली हुई हैं, आपका रूम टेम्परेचर इस टाइम कोई 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अब आपके रूम का जो टेम्परेचर है ये मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पानी 10 डिग्री सेल्सियस का हो गया। सोच समझ के बताना, इसको क्या बोलोगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम? बाई और ऑन, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। एक गर्म गिलास का पानी आपने रूम में रख दिया, ठीक है। अब बताओ, जो गर्म पानी का गिलास जो है उसने हीट लॉस कर दी, सारी हीट लॉस कर दी। तो किसने वर्क किया? सिस्टम, बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? प्रिंस, रेनू, इनके जवाब आए हैं भाई, और दोनों ही गलत हैं। हिमांक वेरी गुड, विनीत ठीक है, हिमांक ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अगर किसी को ये ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम समझना हो ना, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता। यार तुमने गर्म गिलास का पानी रखा यहाँ पर, तो गिलास जो पानी था वो अपनी हीट लॉस कर रहा है, लगातार वो सराउंडिंग को हीट दे रहा है लगातार, और इतनी हीट दे दी कि उसका खुद का टेम्परेचर 70 से गिर के 10 डिग्री हो गया। यानी यार वर्क कौन कर रहा था? वो सिस्टम का मतलब होता है गिलास और पानी, ठीक है ना। ये बाय द सिस्टम है। अगर आप बाहर से इसको देते हो हीट, आपने इसको गैस पे रख दिया, अब आप बाहर से इसको हीट दे रहे हो, तो अब सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। अब वो 10 डिग्री सेल्सियस का जो पानी हो चुका है, आप उसको दोबारा से हीट दे रहे हो, तो अब आप कह सकते हो वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब ये ऑन द सिस्टम काम हो रहा है। सिमिलरली हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इसको भी इसी की टर्म में देखो, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अभी भी देखा हमने, क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है ना। और हीट रिलीज या इवॉल्व बाय द सिस्टम, हीट इवॉल्व, ये तो खैर बहुत आसान है, देख पढ़ते के साथ समझ में आ रहा है। इवॉल्व बाय द सिस्टम, दोनों बाई हैं, तो हीट दे देगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये आपको चीज समझनी होगी, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब करेगा हीट, पॉजिटिव, और हीट इवॉल्व कर देगा, नेगेटिव, ठीक है। चाहे ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, लेकिन समझ जरूर लो, क्योंकि ये नहीं समझा तो फिर आप अगले न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, जिसको मैथमेटिक्स से प्यार है तो भाई वो ये अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6, और ये है क्वेश्चन 7, 8 कौन सा है देखते हैं। अभी 7 ही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? इन ए प्रोसेस, एक प्रोसेस में 701 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, चलो बाय द सिस्टम, और वो भी हीट है यानी पॉजिटिव। क्यू की वैल्यू क्या आ गई?
positive 701 and 394 joule of work is done by the system, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम यानी नेगेटिव 394। बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो डेल्टा यू पूछ रहा है वो आपसे। जल्दी से कैलकुलेट करो और बताइए डेल्टा यू क्या आया आपका। कम ऑन हरी अप। डेल्टा यू क्या आया? डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आंसर क्या आया? शशांक ठीक है, बहुत अच्छे। एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और किसका आंसर आया? गीतिका करेक्ट है, अमित करेक्ट है, हर्ष करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भाई आंसर आ गया 307 जूल। और बड़ा सिंपल है यार, फॉर्मूले में डालो और खेल खत्म। ये देखो इसमें Q की वैल्यू आपकी दे रखी है, W दे रखी है, दोनों को ऐड करेंगे तो Q और ये माइनस का, और ये आंसर आएगा, खेल खत्म। जल्दी से हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को भी अब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर विच ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी क्या होती है जिसकी वैल्यू स्टेट पर डिपेंड होती है, पाथ पर डिपेंड नहीं होती। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। आज की क्लास में करा था, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फॉर द प्रोसेस टू अकर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है? एडियाबैटिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग, यानी हीट की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आएंगे हम पूरा इसको येलो करते चलेंगे, ठीक है, सारा येलो कर देंगे इसको। आगे चलते हैं और अगला जो पोर्शन है वो है आपका क्या? एंथैल्पी का। ये एंथैल्पी पोर्शन है। एंथैल्पी को आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं हम H से। H जो होता है असल में ये हीट एट कांस्टेंट। बताओ, कोई बता सकता है चैट सेक्शन में? हीट एट कांस्टेंट व्हाट इज कॉल्ड एंथैल्पी? चैट सेक्शन, हीट एट कांस्टेंट व्हाट? वेरी गुड गीतिका, नाइस। हर्ष नाइस। अनुष्का ये गलत है भाई, ये गलत है। गीतिका प्लीज रेज योर हैंड। गीतिका प्लीज रेज योर हैंड। यस गीतिका, आपका स्कूल कौन सा है? गीतिका आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, एक बार फिर से ट्राई करो। आपका स्कूल कौन सा है? सर JMV। JMV? यस सर। अच्छा, और ये आपके 10th क्लास में, कोई नहीं आप ना इसमें अगर नहीं ऑडिबल हो पा रहा है, कोई नहीं, आप 10th क्लास में अपने ना मैथ के मार्क्स बताना एक बार, चैट सेक्शन में बता सकते हो आप। चैट सेक्शन में अपने 10th क्लास में मैथ के मार्क्स बताना कितने आए थे। और साइंस में? ओके वेरी गुड। अभी आपकी जो रिपोर्ट है ये मैं बता रहा हूँ, आप बहुत बढ़िया जा रहे हो। पिछले 1 महीने से आपका जो वर्क है वो अप्रिशिएटेबल है और 90+ मार्क्स आए हुए हैं आपके बिल्कुल इजीली।
ठीक है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से। सो कॉन्ग्रेचुलेसन और कीप इट अप, इसको ऐसे ही पढ़ते रहना जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अप्रिशिएटेबल वर्क है, क्योंकि इतना इजीली कोई आंसर नहीं दे पाएगा कैसे भी। तो एंथैल्पी जो होता है वो है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, इसे कहते हैं एंथैल्पी। और एंथैल्पी को अगर हम इलेबोरेट करें, इसकी अगर हम डेरिवेशन देखें तो बड़ा सिंपल आप डेरिवेशन बता सकते हो इसी से ही, ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, ठीक है। अब क्यू प्लस डब्ल्यू जो है ये आपका ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं डब्ल्यू की स्पेशल वैल्यू लिख दूं, डब्ल्यू जो हम पढ़ के आए हैं क्या, माइनस का पी डेल्टा वी, यू नो वेरी वेल इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन में था, कंप्रेशन में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, आपको पता है, बिकॉज डेल्टा वी जो है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस का पी डेल्टा वी। अब जो पी डेल्टा वी है इसको अगर मैं यहाँ पर लाऊं तो ये हो जाएगा आपका क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब देखो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखकर बताओ, इस फॉर्मूले को, कि यहाँ पर इक्वल के बाद इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों में से कौन सी चीज कांस्टेंट है। मेरा क्वेश्चन बड़ा साफ है, बताइए यू पी वी में से तीनों में से कौन सी चीज कांस्टेंट है। चैट सेक्शन, कम ऑन, हरी अप। शशांक का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, इस बार अनुष्का करेक्ट है, वेरी गुड। गीतिका करेक्ट है, करेक्ट आंसर है प्रेशर। कैसे पता चला भाई, देखो डेल्टा जो साइन था वो वी के सामने था, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम है, देयर इज ए चेंज। ओके, डेल्टा जो है यू के सामने था, इसका मतलब यहाँ भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। बट एक चीज है जो चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसका नाम है क्या, आपका प्रेशर। प्रेशर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कि ये जो हीट है वो एट कांस्टेंट प्रेशर है, विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। और बताइए क्या कोई बता सकता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं। चैट सेक्शन, सही जा रहे हो बिल्कुल। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं। वेरी गुड अमित, नाइस। अनुष्का ठीक है, हर्ष ठीक है, शशांक ठीक है। ये हुई ना बात, ये तो हम कर रहे हैं यार, इसको कहते हैं एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, ये होता है, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, ये आपका चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन यू प्लस में पी डेल्टा वी। तो कुल फॉर्मूले जो हमारे अब तक हो चुके हैं उनमें कौन कौन से आ चुके हैं, एक तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी डेल्टा वी, एक है हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, एक है हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या, डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। तो अभी तक हमारे ये तीन बड़े बड़े फॉर्मूले जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, और तो और रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, और तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, पाथ फंक्शन किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल। याद रखना इस बात को जो मैं अभी मैंने बोला है, एग्जाम्पल। और ये किस लेवल तक इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बार इसकी झलक दिखाता हूँ। ये देखो, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने निशान लगाए थे मैंने, तो मैं एक बार उनको भी आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको पता लगे क्या क्या चीज हमसे पूछी जाती है। डिफरेंस बताओ आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। देखो, गिव टू एग्जाम्पल स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को की तो कितनी भी तारीफ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कई बार आया है, ये आज की क्लास में करवाया था और आप कर भी सकते हो, इसको नोट कर लो और इसका आंसर लिख के दिखाना, डेल्टा यू क्या आएगा।
वही वही डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो आज किया था। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, बार बार आ रहा है ये स्टेट फंक्शन, देखना एक बार। 14 यही वो न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आज आपने 307 निकाल के दिखाया जून में 2007, ठीक है। इसके अलावा देखो वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वर्क डन की, ये भी हम देखेंगे। what condition under what condition heat absorbed by the system equal to work done on the system, conceptual question जरूर करेंगे अगली क्लास में। intensive adiabatic process, extensive intensive process, extensive intensive कितनी बार देखो ना, और उन्होंने ये बोला कि extensive intensive कौन कौन सी है, क्लासिफाई करके दिखाओ। ये तो एग्जाम्पल इतने ज्यादा आते हैं, टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम लिख के दिखाओ, तो एग्जाम्पल इतने ज्यादा पूछे जाते हैं, इतने ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। इनमें से मैं एक क्वेश्चन अभी आपके लिए ये करके दिखाता हूँ, वो ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कुछ बच्चों को ही पता होता है, हर किसी को पता नहीं होता। गिव रीजन, नाइदर क्यू नॉर डब्ल्यू, ना तो हीट ना तो वर्क कोई स्टेट फंक्शन नहीं होते। बट ऐसा क्या हो जाता है कि इन दोनों को जोड़ दें तो ये स्टेट फंक्शन हो बन जाते हैं। नाइदर क्यू नॉर डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन, बट जैसे ही इन दोनों को जोड़ दें तो दिस इज ए स्टेट फंक्शन। एक्सप्लेन, क्वेश्चन ये है। जल्दी से चैट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर करो कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको पता है तो भाई साहब क्या बात है, चाहे कैसे ही पता हुआ हो, आपने मेहनत से पहले पढ़ लिया हो, स्कूल में पढ़ लिया हो, अगर आपको पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं पता है तो अभी सीख लेना जल्दी से। अनुष्का, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा मतलब आप आंसर के बिल्कुल क्लोज हो, बस थोड़ी सी गलती है। और कोई ट्राई करना चाहेगा अनुष्का के अलावा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, नाइदर क्यू नॉर डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन। हाँ जी बिल्कुल सच बात है, लेकिन जैसे ही इन दोनों को जोड़ देते हैं इट विल बिकम ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे यार। स्टेट फंक्शन क्या क्या होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और आपका एच, आपका यू, ये सारे स्टेट फंक्शन है। ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। हिमांक, क्या बात है, हिमांक ने तो भाई कमाल कर दिया, नाइस। शशांक भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हें कैसे ही पता लगाओ, इट्स एप्रिसिएटेबल वर्क, क्योंकि दोनों का ऐड करने से डेल्टा यू बनता है जो कि एक स्टेट फंक्शन है। आंसर है बिकॉज द सम, इन दोनों का जो सम है इट इज ए स्टेट फंक्शन। इन सभी के आंसर मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, तो आप अच्छी तरह से इसको देख लेना। बिल्कुल गीतिका, यही आंसर है, वेरी गुड। तो ये एक स्टेट फंक्शन है डेल्टा यू, जो कि इंटरनल एनर्जी होता है। हीट कोई स्टेट फंक्शन नहीं होता, वर्क कोई स्टेट फंक्शन नहीं होता, लेकिन इनके दोनों का ऐड करने से डेल्टा यू बनता है जो कि इंटरनल एनर्जी है और वो एक स्टेट फंक्शन है। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है अगले साल होगी, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे अब हम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।